आरक्षित कोटे की 27% है, उसमें भी हमारा 7% अभी भी खाली है। 9 लाख नौकरियां ओबीसी की अभी भी खाली है। न्यायालयों की, विश्वविद्यालयों की, सचिवालयों की या कॉरपोरेट की या मीडिया की तो कहीं है ही नहीं। ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जो उनका जबरन घर तोड़ा जा रहा है बिना किसी नोटिस के, चाहे यूजीसी का मामला आया हो या ईडब्ल्यूएस का मामला आया हो या कोई और दूसरा मामला, वहाँ एकजुटता देखने को मिलती है। हम दर्दमंद, जरूरतमंद की बात करें तो हम जातिवादी हो जाते हैं, और वो दर्दमंद को, जरूरतमंद को सताए तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। आंकड़ों की बात है, एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन के, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन हो, उनके बारे में हम सब अवगत हैं। और उसी चिंतन का और मंथन का परिणाम है कि बीते वर्षों में कुछ हमारी भागीदारी बढ़ी भी है, लेकिन पिछले 1 दशक से उसमें कुछ स्टैग्नेंसी भी आई है। वो क्यों आई है उसकी वजह हम सब जानते हैं। और मैं संदीप जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि जो ने रिजर्वेशन इन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो मंडल कमीशन लागू होने के 36 साल बाद भी, 35-36 साल बाद भी आज 60% आबादी का केवल 20% रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जो आरक्षित कोटे की 27% है, उसमें भी हमारा 7% अभी भी खाली है। 9 लाख नौकरियां ओबीसी की अभी भी खाली है। अगर हम बात करें न्यायालयों की, विश्वविद्यालयों की, सचिवालयों की या कॉरपोरेट की या मीडिया की तो कहीं है ही नहीं। और ये सवाल हम लगातार सदन के अंदर भी और सड़क पर भी उठा रहे हैं। बीते 12-13 साल में हुआ क्या है कि जो सामाजिक न्याय की भाषा है वो बदल गई है। और बदली किसने है? सामाजिक अन्याय करने वालों ने ही उस सामाजिक न्याय की भाषा को बदल दिया। जो शोषक थे, अब शोषक के भी और शोषित के भी, शासित के भी और शासक के भी एक ही भाषा उन्होंने कर दी। अब ओबीसी शासक वर्ग सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, किस लिए करते हैं? वो अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए करते हैं, न कि वो इन वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति चिंतित है या प्रयत्नशील है। जो पिछड़े और हाशिए के पर रहने वाले जो लोग हैं वो अभी भी अपनी समान पहुंच, सम्मान और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दे हैव चेंज द लैंग्वेज ऑफ सोशल जस्टिस। हाउ दे हैव चेंज्ड इट? वेरी minutely and intellectually and intelligently they have done it. OBC for them now has become only bhashan content. OBC, only bhashan content for Modi ji and the team. अब प्रचार में OBC, पोस्टर में OBC, सेल्फ क्लेम्ड एंड सेल्फ सर्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर इज OBC. बट वेयर एल्स यू फाइंड द ओबीसी? भाषणों में ओबीसी की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लेकिन उनके हक और अधिकार के पटल पे वो दोगुनी घटा दी गई है। क्या हमको इसको लेके चिंतित हैं? आज जो मैंने कहा कि राजनीति क्या नहीं चल गई है, उन्होंने स्लोगन दे दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इस विश्वास में, इस प्रयास में, इस साथ में आप कहाँ हैं? और हमने उनकी बातों को मान भी लिया। अब आप समझिए कि जो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंगली हम 52% थे, अब तो 60% हैं, चूंकि आबादी भी बढ़ी है। लेकिन क्या उस आबादी के साथ इंसाफ हो रहा है? मैंने तो संसद में भी कहा था कि इस देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। अगर 52% भी आप पकड़ लें तो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। लेकिन क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी में, सेक्रेटेरिएट में, जुडिशरी में कहीं पाते हैं आप हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी? नहीं पाते। ओबीसी आधे से ज़्यादा है, फिर भी अपना हक नहीं पाता है। और हम अगर अपनी संयुक्त जो पॉपुलेशन उसकी बात करें, SC, ST, OBC,
तो वो तो 85% है। उसके हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लेजिस्लेटिव हो या ओवरऑल जिन भी क्षेत्रों में मैंने बात की वहाँ भी हो, तो हम कहीं नहीं। क्यों नहीं है? हालांकि 1990 से लेकर अब तक की जो विगत 3 दशक की यात्रा रही है उसमें काफ़ी कुछ प्राप्त किया है, लेकिन टॉप क्लास 1 में हम कहाँ हैं? मीडिया में हम कहाँ हैं? आज भी जितने भी भाई बंधु दिख रहे हैं, इसमें आप देखेगा कि जो लोग हमारे हक अधिकार को लेके, हमारे प्रतिनिधित्व को लेके चिंतित है, वो यहाँ उपस्थित हैं, अदरवाइज नहीं है। और अगर कुछ हैं भी, वो इसलिए उपस्थित है कि कुछ चटपटा मिल जाएगा तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा तो हमारा ये मानना है कि जैसे प्रोफेसर रतनलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, ओबीसी का काचा इलिया साहब ने भी बात की कि हमें SC ST के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको भागीदारी भी देना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहने में हिचक भी नहीं है कि पोस्ट मंडल कमीशन जो रीजनल पार्टीज बनी, उसमें OBCs की भी बनी है और SCs की भी बनी है। आज उन रीजनल पार्टीज में कौन किसके साथ खड़ा है? SCs की भी बात करें तो उनकी LJP है, जितना मांझी जी की पार्टी है, और भी पार्टी OBCs में अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है, या नीतीश कुमार जी की पार्टी है, या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। वो सब पार्टियां कहाँ हैं? और कितना मुखर होके हम उनको इन SC ST और OBC के मुद्दों पे सुनते हैं, सदन के अंदर या सदन के बाहर। मैं चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि हूं, तो मैं बता सकता हूँ जब 13 पॉइंट रोस्टर का सिस्टम आया तो भी जंतर मंतर से लेके पटना में हमने हर संघर्ष में, आंदोलन में साथ दिए। हमारे शीर्ष नेता यहाँ भी जंतर मंतर पे आए, सदन के अंदर भी उस मामले को उठाया। चाहे आजकल जो NFS नामक एक फिल्टर लगाया है, उसको भी बार बार स्वयं मैं 3 बार उठा चुका हूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से लेके हर बार। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दिखावटी नारों की सरकार है। चाहे रोहित वेमुला की जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, उसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM रहते हुए स्वयं सड़क पे उतरे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्ला किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और वो अपना अनऑथराइज्ड इलाके में जाके धरना प्रदर्शन में और मार्च में शामिल हो रहे हैं। हमने उनका पोस्टर अपने पार्टी के बैनर में लगाया है और वो अभी भी है। हम कबीर साहब से लेके संत रविदास से लेके इवन रोहित वेमुला तक, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अब चूंकि जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि बैकलॉग का इशू हो, चाहे हमारे दूसरे प्रतिनिधित्व का सवाल हो, उन सब में तो हम सब अवगत हैं। अब बाकी तो हमें बात करनी चाहिए कि जो मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें हैं उनको लागू करने की बात होनी चाहिए। अभी हम उसी 27% या जो 21% रहा है हमारा रिजर्वेशन का पार्ट, हम उसे ही पूरा नहीं कर पाए अभी तक। तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद हम रिजर्वेशन इन लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि 1957 में काका कालेलकर कमीशन बना, तब से लेके जाके 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ। आज ये अच्छी शुरुआत है कि हम नीड फॉर OBC रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सब एक रहे, संघर्ष करेंगे, तो ये दिन भी हमें देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें जागरूकता की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं तो प्राय ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम सब कुछ जिम्मा डाल देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, चाहे रीजनल पार्टी हो या कोई भी। जब अभी काचा साहब बात कर रहे थे अपर कास्ट की, तो उनके साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। अब जैसा संदीप जी ने कहा कि पोस्ट 1990 हमारे पास वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बिल्डअप हो रही है, लोग हैं भी, लेकिन वो जो कल्चरल कैपिटल को हम नहीं कैपिटलाइज कर पाते, जो सोशल कैपिटल है हमारी, हम उसको नहीं कर पाते। और चूंकि एक OBC पॉलिटिक्स का कैनवस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसमें भी अलग अलग जो प्रमुख जातियां हैं, डोमिनेंट कास्ट, उनकी पार्टियां हो गई हैं,
तो लोग वहाँ फिर मुद्दों से ज़्यादा ये नहीं देखते कि कौन पार्टी किस ओबीसी के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रही है, फिर वो हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। तो उसके लिए अब ओबीसी का कोई मुद्दा है, अगर मेरी पार्टी कास्ट सेंसस पे, रिजर्वेशन पे, एट्रोसिटीज़ पे और किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा हो, उस पर बात नहीं कर रही हो, तो आप हमें शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन विसंगतियों को, जो कम प्रतिनिधित्व है, उसको दूर करने के लिए अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें सबका साथ भी अपेक्षित है। ये सही बात है, क्योंकि हमारे देश में हर समस्या का समाधान भी तो राजनीति है, होना तो वो वहीं से ही है, लेकिन उस संख्या में हम रहेंगे तब। अब संसद में भी जो पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग चेंज हुई है, या संसद का भी पूरी जो बनावट चेंज हुई है, आप देख ही रहे हैं। अब जिस पार्टी के हम उनको 3 मिनट मिलता है हमें, अब 3 मिनट में टू द पॉइंट, जैसा अभी संदीप जी ने कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक था, अमेंडमेंट संशोधन विधेयक, उस पर हमने कॉलेजियम की और सारी बातें की। अब 3 मिनट में जितनी बातें रख पाते हैं, पहले जैसी पारदर्शिता भी नहीं रही, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी नहीं रही, चेयर से जो गाइडेंस आप देखते ही हैं, 3 मिनट में भी 2 मिनट होते ही घंटी पे घंटी बजनी शुरू हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस उतने होते हैं, लोग स्क्रीन पे हटा देते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। ये प्रैक्टिसेस पहले नहीं थी, आजकल ये भी है। अब हम तो यही कहेंगे कि जैसे अब लेजिस्लेशन में ओबीसी पॉलिटिक्स, अब हम लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ाई हैं, चाहे जाति के नाम पे हो या क्षेत्र के नाम पे हो, अब उस मंच पे मैं ज़्यादा उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सब वाकिफ़ हैं। हम अपने जो वंचित वर्ग हैं, उपासित और बहिष्कृत समुदाय रहे हैं, उनको मुद्दों पे कैसे साथ जोड़ें, वो मेन बात है। उसमें हमें आप जैसे लोगों का सहयोग अधिक चाहिए, और बार बार आप सब लोग से संवाद और विमर्श तो हम करते ही रहते हैं। आपने बात की, अब यूजीसी की अपनी रिपोर्ट के अनुसार 118% जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उन पे अत्याचार बढ़ा है, शैक्षणिक अत्याचार। हॉस्टल्स में उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, ये तो संदीप जी बता रहे थे, और हम अभी लेजिस्लेशन की भी बात कर रहे हैं। तो वो जो हॉस्टल में भी रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए, तो वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमने क्वेश्चंस भी उठाए हैं, पार्लियामेंट में भी उठाए हैं। अब वो जो बढ़ोतरी हुई है, वो जो जाति आधारित उत्पीड़न और भेदभाव में, तो वो भी तो एक मसला है। और तो और छोड़िए, आप पिछले 10 साल में, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो आपका प्रशासनिक और शारीरिक शोषण हुआ है, अब बगल के आप राज्य में चले जाइए, ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ जो उनका जबरन घर तोड़ा जा रहा है बिना किसी नोटिस के, जो प्रशासनिक कार्रवाई है, भेदभाव है, उसकी खबर किसी से छुपी नहीं हुई है। अब तो जो मंडल कमीशन से पहले का दौर था कि किसी को ले जाके आप घर को बुलडोज कर दो, उसके हक अधिकार को बुलडोज कर दो, वो भी विदाउट गिविंग एनी नोटिस। हमारे जब हक अधिकार की बात आती है तो न्यायिक हस्तक्षेप इतना रहता है छोटी छोटी चीज़ के लिए। आपको चाहे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का मामला हो या एडमिशन्स का मामला हो, एक कल्पना सृजित कर देते हैं वो लोग। तो ये सारे मसले हैं जिससे आप और हम सब वाकिफ़ हैं, और ये कोई हमारा सैद्धांतिक बहस तो है नहीं, उस पर तो वी आर ऑन द सेम पेज। बट मसला ये है कि हम ऐसी व्यवस्था में अपने हक अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं जहाँ जो ये लोग समानता का तो वादा करते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं देते। अब चूंकि सबका साथ सबका विश्वास, ये वादा तो करते हैं कि हम सबको न्याय दे रहे हैं, तो फिर अन्याय इस देश में किसके साथ हो रहा है? अभी कह रहे हैं कि हम हर किसी को न्याय मिल रहा है एंड वी बाय देयर पॉइंट्स, बट फिर अन्याय किसके साथ हो रहा है?
अब जैसे मैंने कहा कि 60% आबादी है, उसका अभी रिप्रेजेंटेशन 20% है, और आपने जो EWS लेके आए 10%, उनको सीधा आपने आरक्षण दिया, तो 60% को लेने में इतना साल लगा, लेकिन कोई ममरिंग हुई, कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस उसमें हुआ नहीं हुआ, और आपको तो जो मिलता है उसी में इतना इंटरफेरेंस रहता है। तो जो वो न्यायिक विसंगतियां हैं, जो हस्तक्षेप है, उस न्यायिक हस्तक्षेप को भी मैं समझता हूं हमारे एक सामूहिक प्रयास से दूर होगा, क्योंकि आजकल किसने क्या ट्वीट किया वो सब लोग देखते हैं, उस पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं न्याय के मंदिर में बैठे लोगों की, लेकिन जब हमारे अधिकार की बात आती है तो वो वीटो लग जाता है, कहीं ना कहीं एक राइडर लग जाता है कि इफ़ दिस हैपन्स देन ओनली दिस वुड बी एप्लीकेबल। तो मैं समझता हूँ उसमें सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे जो लोग हैं, वो ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। जैसे अभी इलिया साहब ने कहा कि एक शब्द निकला और एक पार्टी बन गई और ये हुआ। जब आपके पास आबादी भी है, समझ भी है, बुद्धि भी है, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाते हैं? राजनीतिक पार्टियां एक तरफ कर दीजिए आप कुछ समय के लिए, आप वोटिंग के दिन जहां वोट देना है दीजिए, लेकिन मुद्दों पे एक दबाव बनाने की राजनीति तो मैं समझता हूं अवश्य होनी चाहिए, भले ही आप चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हो, चाहे किसी भी पार्टी के। अब जैसे इलिया साहब ने ही कहा, चाहे यूजीसी का मामला आया हो या EWS का मामला आया हो या कोई और दूसरा मामला, वहां एकजुटता देखने को मिलती है, लेकिन आपके यहां नहीं। ठीक है, मैं एक रीजनल पार्टी से हूं, लगातार हमारी पार्टी के करैक्टर पे भी अटैक किया जाता है। हम दर्दमंद, जरूरतमंद की बात करें तो हम जातिवादी हो जाते हैं, और वो दर्दमंद को, जरूरतमंद को सताए तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, क्योंकि नैरेटिव घड़ने में वो माहिर हैं, उनके पास वो संसाधन हैं, वो मीडियम्स हैं, हमारे पास नहीं है। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, आई जस्ट कैन से दैट वी नीड योर हेल्प। आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन एक सोशल बैकअप जरूर दीजिए। जब अगर कोई किसी को जातिवादी बोलता है अकारण, जो कि एक सबके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, अब हमारी पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी बता दिया जाता है। मंडल कमीशन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का क्या योगदान रहा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मंडल मसीहा शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी का, नेताजी का क्या योगदान रहा ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन जातिवादी हैं। और आप जब आंकड़ों पे आप बात करेंगे, चूंकि आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं इसलिए मैं बात करना चाहता हूं, तो आप वो जिस जाति से ये तीनों नेता संबंध करते हैं आप उनका प्रतिनिधित्व उठा के देखिए, चाहे वो क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3rd में हो या 4th में हो। जो उस आरक्षण के सबसे अधिक लाभार्थी हैं वो उनको रिडिक्यूल करते हैं, उन मुद्दों के साथ नहीं रहते। तो ये हम सहूलियत के हिसाब से अपनी बयानबाजी नहीं बदल सकते। जब श्री रामविलास पासवान जी हार गए तो लालू जी ने उनको राज्यसभा भेजा कि वो एक मुखर आवाज है, दलितों की, पिछड़ों की, ओबीसी की, सबकी आवाज उठाते हैं, तो उन्होंने उनको राज्यसभा भेजा। जब बहन मायावती जी या पीछे नहीं हुई तो लालू प्रसाद जी पहले ऐसे व्यक्ति थे प्रथम जो उन्होंने उनको फोन किया कि बहन जी आप मेरी पार्टी से आप राज्यसभा चली जाइए। तो जब इन मुद्दों की बात आती है कि वहां सदन में कौन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें वो हमेशा खुले मन से और दिल से उन नेताओं के साथ भी और उन पार्टियों के साथ खड़े रहते हैं। वही जब श्री नीतीश कुमार जी, आपने देखा होगा उन्होंने कितनी बार कहा कि हमारी पार्टी को ये लोग खाना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, वो फिर आगे बढ़ के उनको 2 बार जीवन दान दिया, राजनीतिक जीवन दान, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? तो वो तो एक व्यापक, जब इन उपेक्षित, वंचित और लांछित वर्गों की राजनीति और उनके अस्तित्व पे संकट आता है, तब हमारी पार्टी और हमारे नेता हमेशा साथ खड़े रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इतने साल भी आरक्षण लागू होने के बाद तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने,
उन्होंने इन 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां सुनिश्चित की और उसमें 27% आरक्षण ओबीसी के लिए और SC/ST का जो 21% था उसमें एक भी पद खाली नहीं रहा, ये सुनिश्चित किया। और उसी 17 महीने में बिहार देश का ऐसा प्रथम राज्य बना जहां जातिगत जनगणना हुई, सब जातियों के आंकड़े आए, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बिल्कुल आईने की तरह वो आंकड़े सबके सामने आए। वो ऑनलाइन भी, गूगल पे भी वो सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो बिहार की है 2023 वो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कौन जाति कितना पढ़ी लिखी है और किसका क्या प्रतिनिधित्व है। तो लास्ट में बस मैं इतनी बातें कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब हमें अपने जो लिखित अधिकार और वास्तविक न्याय के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे, राजनीतिक साहस दिखाना होगा और जन जागरूकता की आवश्यकता जरूर है और उसमें आप जैसे बुद्धिजीवियों का सहयोग सबसे अधिक अपेक्षित है। यह लड़ाई केवल हमारे रिप्रेजेंटेशन की नहीं है, बल्कि हमारे समावेश, गरिमा, सम्मान के लिए है, ताकि उसमें कोई हमारा SC भाई पीछे ना छूटे, कोई ST ना छूटे, कोई गरीब ना छूटे, कोई वंचित ना छूटे, सब लोग एक साथ रहें। लेकिन हम अपने आप में ये संकल्प लें आज मंडल दिवस के अवसर पर कि मैं, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार है, सबको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैचारिक रूप से समृद्ध अवश्य करें। जैसे रतनलाल जी ने ठीक कहा कि वो भटकाव और बहकाव हर जगह है अब, और इस सांप्रदायिकता की राजनीति की काट केवल सामाजिक न्याय की राजनीति है। 1990 में भी वो हुआ, तब जब मंडल आया तो कमंडल लेके निकले। तो जो ये छद्म वेश में कुछ अपने आप को पिछड़ा घोषित करके और पिछड़ों के ही साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उनको पहचान कर हमें स्वयं की भी अपनी खामियों को दूर कर एक मजबूत एकजुटता बना के अपने हक अधिकार के लिए जरूर लड़ना चाहिए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है और यही कामना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।